डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल से कर रहे होंगे। यदि आपको 2025 का एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि मैथ में 95 प्लस स्कोर करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो 2025 के एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ये सभी प्रश्न बाबू 6-6 नंबर वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर वाले जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार कई साल से पूछे जा रहा है और 2025 के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, उसका निपटारा इस वीडियो में कर देंगे। तो मात्र आप इस वीडियो को 20 मिनट देख लेंगे तो यहाँ से आपको कम से कम 30 नंबर पक्का हो सकता है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा लॉन्ग में, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बार ये रिपीट हुआ, कितना बार 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 ये रिपीट हो रहा है। 2024 में एच भी में आया था, एच डब्ल्यू में आया था, जो आपका सेट बना था 2023 में पूछा गया था। बाकी ये प्रश्न देखिए 2024 में एच डब्ल्यू में आया था और 2022 में पूछा गया था। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और यदि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे, तो आपको इस क्या करना है, इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के एक एक प्रश्न का निपटारा हम लोग कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। यदि चैप्टर 2 से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद का, बहुपद का एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो बहुपद का जान है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका शून्य ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब टोटल आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। बाकी कभी कभी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन 4 नंबर से कम नहीं पूछेगा 2025 में। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन में एकदम आसान शब्द में कराऊंगा, मतलब इतना आसान ब्रिज कराऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, सॉरी दिया नहीं है, पर लेकिन सबसे पहले लिखते हैं आप हल। ठीक है, हल आपको क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू, इसको रख दीजिए 0 बराबर रख दीजिए। ठीक है, किसका बराबर रख दीजिए, 0 बराबर रख दीजिए। अब आपने गुणनखंड विधि पढ़ा, क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 10 में पढ़ा। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मतलब मान निकालें। कितने मान निकलेगा x का, x का 2 मान निकलेगा, क्योंकि x के ऊपर क्या है 2 है। यदि x का पावर 2 होगा तो x का 2 मान निकलेगा, अगर x का पावर 3 होगा तो यहाँ से x का 3 मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका शून्य कैसे निकालते हैं वो समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अंतिम वाला जो संख्या होता है, इसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होता है, सर एक्स क्या है, कुछ नहीं तो एक होता है। ठीक है, तो इसके आगे वाले कराते हैं, तो 10 का गुणा एक में कराएंगे तो होगा 10। ठीक है, अब इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर 10 मिले, गुणा करने पर क्या मिले 10 मिले, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिले 7x मिले, मतलब 7 मिले। ठीक है, तो 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, जिनको गुणा करने पर 10 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 और 2, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने एकदम अच्छा सोचा है। ठीक है, 5 और 2। ठीक है, अब 5 और 2 कैसे लिखना है ध्यान से लिखिएगा। पहला पद को हमेशा सेम लिखना है, पहला पद जैसे वैसे हमेशा उतारना है, चाहे कोई भी सवाल आ जाए पहला पद हमेशा सेम उतार देना है। ठीक है, बस इसको 7 में क्या लिखना है, 5x लिखना है और 2x लिख देना है। ठीक है, 5 और 2 में तोड़ा है तो 5 और 2 मतलब 5x और 2x 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर जो अंतिम वाला पद है 10 है, इसको सेम टू सेम लीजिए, 10 का 10 लीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, जो भी आगे होगा उससे गुणा करा के लिख देंगे। फिर इसको दो भागों में तोड़ेंगे, जिनको गुणा करने पर यही मिल जाए। लेकिन यदि प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ का बीच वाला आना चाहिए, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो आप घटा के बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 और 2 निकला, हमने 7x को ले लिया, 5x और 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 पद दिखाई दे रहा है, कितना पद दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको 4 पद दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से x बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर x आपको हुआ है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, मतलब x बच जाएगा। यहाँ से x बाहर चला गया तो बच जाएगा 5। ठीक है, प्लस से प्लस लगा दीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है और 10 में भी 2 है, क्योंकि आप 10 को 5 गुणे 2 ले सकते हैं, तो 2 को बाहर ले लीजिए, तो ये जगह 2, यहाँ पर 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर जगह x, 10 में से 5 बाहर निकल गया, मतलब 10 में से यदि आप सॉरी 10 में से यदि आपने 2 को बाहर निकाल दिया तब क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 रख दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अब ध्यान देखिएगा, ये देखिए ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, तो इनको एक बार लिख दीजिए, x प्लस 5, और जो आपने कॉमन लिया उसको एक बार लीजिए, x प्लस 2। यहाँ पर इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब दो संख्या गुणा करने का मिला है, 0 मिला है, इसका मतलब एक बार इसको 0 बार रखिए, एक बार इसको 0 बार रखिए। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0।
ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान क्या निकल जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपका शून्य तो निकल गया, शून्य ज्ञात कीजिए, आपने मतलब 2 नंबर का काम कर दिया। ठीक है, और आपको 2 नंबर का काम करना है। सर 2 नंबर काम कैसे करेंगे, वो आप लोग यहाँ पर देखिए। अब आपको सत्यता की जांच करिए। ठीक है, क्या आप लिखिएगा, सत्यता की जांच हेडिंग का लगाना है, सत्यता, जैसे मैं बताऊं उसे लिखना है। ठीक है, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच में क्या करना, ध्यान समझिएगा। सत्यता की जांच में हम लोग सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन जो भी शून्य का आपका है ना, इनको किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। ठीक है, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा इक्वल टू मान लीजिए -5 और बीटा इक्वल टू मान लीजिए -2। ठीक है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, एक सूत्र आपने क्या पढ़ा होगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। आपने सूत्र पढ़ा होगा, शून्यकों का योगफल किसे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक सूत्र होता है। ठीक है, अब बस आप इसका तुलना करिए, और सबसे पहले आपको b और a का मान सर क्या आंसर निकलेगा, तो आपको जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है ना, इससे a b c का मान निकाल लीजिए। ठीक है ना, देखिएगा x² + 7x + 10। ठीक है, इसका आप तुलना किससे कर दीजिए, इसका तुलना आप कीजिए ax² + bx + c, क्योंकि क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। यहाँ से x², a का क्या है, यहाँ पर a है, तो x का क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, a का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 1 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पे x, तो b का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 7 लिख दीजिए। यहाँ पर c है, तो यहाँ पर c जब क्या है 10 है, तो c इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, बस आपको ये पता करना था, बाकी आप यहाँ पर मान रखिए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपने माना -5 प्लस बीटा का मान क्या है, -2, तो -2 रखिए। ठीक है, माइनस का माइनस, बी का मान कितना निकाला आपने, 7 निकाला है, ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको बस सॉल्व करिए, -5 प्लस -2 इक्वल टू -7, ये हो जाएगा -7 बराबर -7। देखिए, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, तो शून्य का योगफल का जांच हो गया। फिर आपको एक और चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, दूसरा चेक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल आपको चेक करना है। शून्य का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू होता है माइनस, सॉरी प्लस होता है, प्लस c/a होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान कितना आपका है, -5 है, बीच में गुणा चिन्ह है, और बीटा मान क्या है, -2 इक्वल टू सी का मान कितना निकाला है, सी का मान आप निकाला है 10, और ए का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और देखिए माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10 बराबर 10 है। ये भी पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ गया। यही कहते हैं सत्यता की जांच, मतलब शून्यकों में योगफल तथा गुणनफल के बीच में सत्यता की जांच। आपको प्रश्न बोला है ना कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच होगी। यहाँ से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ कर लेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, मतलब पूरा फुल नंबर मिल जाएगा जितने नंबर का रहेगा। एकदम आसान शब्दों में समझेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यदि आपको ये प्रश्न समझ नहीं आया तो इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके प्रायिकता चैप्टर से, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और सबसे ज्यादा आसान प्रश्न है, और आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया पिछले साल 2024 में और 2022 में पूछा गया, आप जाकर मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक कोई पासा है उसको कितना बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2024 के सेट एचडब्ल्यू में आया था, और 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है कि पहली बार एक अभाज्य संख्या मिले, फिर आप 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह का सवाल सर कैसे करना है, तो अब इस तरह का सवाल करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक पासे को जब फेंकेंगे, एक पासे को आप जब फेंकेंगे, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बस। देखिए ध्यान समझिएगा, जब आप एक पासे को जब फेंकते हैं तब क्या क्या प्राप्त हो सकता है वो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपने आपने पासा मतलब समझते हैं ना, जिस वाला लूडो छक्का खेलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पासा, जिसमें इस तरह लेकर खेलते हैं तो नहीं आता है, उसको 6 तक लिखा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एक पासा को फेंकेंगे तो आपको क्या क्या आ सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंपल, जिसको लिखते हैं यस से। ठीक है, ठीक है, तो जब आप पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आपको आ सकता है, आपके पास आ सकता है या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा।
ठीक है। यदि आप एक पासे को फेंकेंगे, ठीक है, तो या तो एक आ सकता है आपके पासे में, या दो आ सकता है, या तीन आ सकता है, या चार आ सकता है, या पांच आ सकता है, या छह आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आ सकता है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने इतना लिख लिया है। अब देखिए क्या आपसे पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने पर है, तो लिखना कैसे ध्यान समझिएगा, लिखिएगा पी ऑफ, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक अभाज्य, अभाज्य पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है, होने की प्रायिकता। देखिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने पर क्या आते हैं, इन छह में से अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है। इन छह में से कितनी अभाज्य संख्या है, देखिएगा जो आपका दो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, एक नहीं होता है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दो होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से न कटे, ठीक है। ठीक है, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो दो एक अभाज्य संख्या हो गया, एक तीन अभाज्य संख्या होगा और एक पांच हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता का मतलब होता है कि जो पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर लिखना है। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या है कितनी, तीन है, ठीक है, तो तीन ऊपर लिख दीजिए। बाकी टोटल कितनी संख्या है, टोटल आपको छह संख्या है, तो नीचे लिखिए छह। प्रायिकता का सूत्र ही होता है कि जो पूछेगा उसकी संख्या ऊपर लिखना है, बाकी टोटल संख्या कितनी है उसको नीचे लिखना है। तो आपके यहाँ पर छह, एक दो तीन चार पांच छह संख्या है, तो मैंने छह को नीचे रख दिया। अब इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा तीन एक तीन और तीन दूना छह, ये हो जाएगा आपका एक बट्टा दो, एक आ जाएगा आपका प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। पहला समझ में आएगा एकदम अच्छा से। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पर। दूसरा क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा पूछा दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी सवाल है आपका कि दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या, लिखिएगा प्रायिकता। मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगा, दो और छह के बीच, दो और छह के बीच प्राप्त कोई संख्या, ठीक है। प्राप्त कोई संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दो और छह के बीच में कितनी संख्या स्थित है, देखिएगा ये हो गया दो आपका, ये हो गया छह, इसके बीच में कितनी संख्या स्थित है, एक दो और तीन, तीन ही संख्या स्थित है। तो जो पूछेगा उसका संख्या ऊपर, दो और छह के बीच में बोला है ना, तो दो और छह के बीच में कितनी संख्या स्थित है, तीन, एक और दो और तीन, तो जो पूछेगा उसकी संख्या ऊपर। बाकी टोटल संख्या कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह है, तो छह लीजिए, ठीक है। आप काट दीजिए, तो इसकी पता जाएगा एक, एक तीन एक तीन, तीन दो छह, इसकी पता जाएगा एक बाई दो, ठीक है। तो ये कितना आसान प्रश्न है और आपको पूरा 6 नंबर दिलाकर ये प्रश्न जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं प्रायिकता वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका चैप्टर नंबर 3 से दो चर वाले है समीकरण से, और ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का है। कितने नंबर का आएगा, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चार कुर्सियों तथा सात मेजों का मूल्य 360 रुपया है, ठीक है। यदि आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप चार कुर्सी खरीदते हैं और सात मेज खरीदते हैं बाबू, तो आपको 360 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। और छह कुर्सियां और खरीदते हैं और 10 मेज और खरीदते हैं, तो 520 रुपये देना पड़ता है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है और आपको एग्जाम में 6 नंबर का 2024 में पूछा गया है, 2024 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक मतलब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले इस तरह का सवाल कैसे हल करते हैं। तो इस तरह का सवाल जो पूछेगा उसका आपको मान लेना है, जो पूछे हुए का आपको मान लेना है, ठीक है। तो एक कुर्सी और एक मेज का दाम पूछा, तो लिखेगा आप हल। लिखना एग्जाम कैसे, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिखना है आप हल, लिखिएगा माना, लिखिएगा माना एक एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, कितना रुपया है, 100 रुपया, ठीक है। एक मेज, एक मेज का मूल्य, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं साइन देना है, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। एक मेज का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा, कितना रुपया, वाई रुपया मान ले, क्योंकि उनको पता नहीं ना है, क्योंकि आपने ये डायरेक्ट बोला कि चार कुर्सी और सात मेज जब लेते हैं तो आप 360 रुपये देते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता नहीं है कि एक कुर्सी और एक मेज का दाम कितना है, तो क्या मान 100 वाई हमने मान लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार, किसका आंसर लेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है
कि एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, बताइए आप लोग। जैसे आप जब एक टॉफी खरीदते हैं तो एक टॉफी का मूल्य 2 रुपया है, तो 2 टॉफी का मूल्य कितना रुपया होगा, 4 रुपया। 3 टॉफी का मूल्य कितना रुपया होगा, 6 रुपया। तो क्या कर रहे हैं आप, गुणा करा रहे हैं ना। एक टॉफी का मूल्य यदि आपको पता हो तो बाकी आप जितना टॉफी ले रहे हैं उससे गुणा करा देंगे तो मूल्य निकल जाएगा। तो उसी तरह एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उस तरह एक मेज का मूल्य y रुपया है, तो 7 मेज का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ठीक है। अब इन इन दोनों को मिलाकर आप कितने रुपए दे रहे हैं, मतलब दोनों को, दोनों जब चीज खरीद रहे हैं इसका मतलब दोनों का दोनों आप ले रहे हैं तो जोड़ दीजिए। तो दोनों को मिला कितने रुपए दे रहे हैं आप, 360 रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ये जैसे दो समीकरण बनेगा, सॉल्व करेंगे, हमारे 100y का मान निकल जाएगा। फिर देखिए, फिर आपको कह रहा है 6 कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपया, तो 6 कुर्सी का मूल्य 6x प्लस, ठीक है, एक मेज का मूल्य y रुपया, तो 10 मेज का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520, ठीक है। अब आप चाहते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, विलोपन विधि से लगाकर हल कीजिए, वहां से आपका x और y का मान निकल जाएगा, वही आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि होता है कि किसी एक पद को, चाहे x वाले पद को चाहे y वाले पद को गायब करना होता है, ठीक है। गायब तभी करेंगे जब दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी 4 हो तो यहाँ भी 4 हो, चाहे कोई भी, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिए, समीकरण 1 में आप समीकरण में क्या कीजिए, 6 से गुणा करा दीजिए, और समीकरण 2 में किससे गुणा करा दीजिए, समीकरण 2 में किससे गुणा करा दीजिए, 4 से। देखिएगा नीचे 6 है, ठीक है, तो समीकरण 1 में 4 6 से गुणा कर दीजिए, और ऊपर 4 है तो नीचे क्या है, 6 है, तो इसे 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, मतलब उल्टा गुणा कराते हैं। देखिएगा नीचे 6 है तो हमने ऊपर वाले में 6 से गुणा कर दिया, ऊपर 4 है तो ऊपर 4 है, ठीक है, नीचे क्या है, 6 है, तो नीचे 6 है तो मैंने ऊपर वाले में 6 से गुणा कर दिया, ठीक है। इस तरह करेंगे, जब करेंगे ऐसे गुणा तो आपको क्या करें, पहला पद बराबर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप वाई वाला पद बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये उल्टा मैंने किया, नीचे 6 तो ऊपर 6 से गुणा कराया है, ऊपर 4 तो नीचे 4 से गुणा कराया है, ठीक है। इस तरह करते हैं। अब 6 से गुणा किया जाएगा, 24x प्लस 7 छक्के 42y इक्वल टू, इसे 6 से गुणा करिए, 6 जीरो 0, 4 का 36 6 हासिल 3, और 6 3 18, 18 3 21, मतलब 2160 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 से गुणा करिए, 4 छक्के 24x प्लस 10 चौके 40y, इसे 4 से गुणा करिए, 4 जीरो 0, 4 दूना 8, और 5 चौके 20, ठीक है। अब क्या कीजिए आप लोग यहाँ पे इसको समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि ऊपर 1 और 2 मान, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखना है, आपको लिखना है समीकरण 3 व 4 का करना घटाने पर, लिखिएगा, क्योंकि आपने विलोपन में पढ़ा होगा ना समीकरण 3 में, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, घटाने पर, ठीक है। जब समीकरण 3 और 4 घटाएंगे तो कैसे करना, ध्यान समझिएगा। 24x प्लस 42y इक्वल टू 2160, 24x प्लस 40y इक्वल टू 2080। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 24 का कौन चिन्ह है, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, 24 में 24 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब। अब घटा दीजिए, 42 में 40 से 2y, ठीक है, 40 42 में 40 जाए 2, अब y का y उतार दिए। अब घटाइए यहाँ पे, 0 का 0, 16 में से 8 जाए 8, यहाँ क्या बचेगा 0, 0 का 0 उतार दीजिए, ठीक है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से अब कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, और 2 में 2 जाए 0, ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका, 80 बच जाएगा। देखो घटा दिया, 0 0 0, 16 में से 8 जाए 8, यहाँ क्या बच गया 0, ठीक है, बाकी 0 0 0 0, 80 बच जाएगा, ठीक है। 80 हो गया आपके यहाँ से। अब वाई इक्वल क्या आ जाएगा, 80/2, 80/2 काट देंगे कितना जाएगा 40, ठीक है। तो वाई का मान यहाँ से कितना निकल गया आपका 40। आज आपको y का मान किसी में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में, चाहे 4 में, किसी में रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा और आपको वही चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा y का मान, y का मान, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखिए तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 7 इंटू 40 इक्वल टू 360, तो 4x इक्वल टू 7 चौका 28 280 इक्वल टू 360। यहाँ से आप जब इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 280। अब घटा दीजिए कितना आ जाएगा 0, 16 में से 8 जाए 8, ठीक है।
ये हो जाएगा 4x, ठीक है। और यहाँ से x का आ जाएगा 80/4, यहाँ काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 20। आपको एक पूछ रहा था कि मतलब आपको एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया निकल गया 20 रुपया, और एक मेज का मूल्य कितना रुपया निकल गया 40 रुपया। ये आपसे पूछ रहा था। आशा करते हैं प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री से और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में कई बार भी पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का निपटारा कर लेते हैं, एकदम आसान से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया 2024, 23 और 22 में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग निपटारा कर लेते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब एलएचएस को आरएचएस में सिद्ध करना है। तो कैसे करें ध्यान से, सबसे पहले आपको एलएचएस को ले लेना है, ठीक है। एलएचएस हम क्या लिया है, आप एलएचएस को ले लीजिए, ठीक है। लिखिएगा एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एलएचएस आपका हो गया। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करूँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा इसको a इसको b मानेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab मतलब 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। प्लस से प्लस लगा दीजिए, फिर यहाँ पे खोलिए। ए प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्लस यहाँ पे होगा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। आपका सूत्र हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। अब क्या ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, क्योंकि अपने सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ पर ध्यान से सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, एक होता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा लीजिए, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, मतलब कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। मतलब तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन, प्लस का प्लस, इसको इसका तो काम तमाम हो गया इन दोनों का। फिर आपको बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर कॉस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक का एक है, ठीक है। अब आप कोसेक थीटा, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान समझिएगा, मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। सूत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सूत्र पढ़ा आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा और होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है, ठीक है। एक और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको सब सूत्र याद रखना है इस सवाल के लिए, ठीक है। सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है सब। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके जब हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख दीजिए, ठीक है, मैंने लिख दिया। प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा है तो 2 का 2 प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर आप ये वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको जो आरएचएस में चाहिए, आरएचएस में चाहिए वो क्या चाहिए, 10 और कॉट थीटा, कॉट के पद में चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको 10 और कॉट के पद में लिख दिया, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जगह 1 क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 2 करने 2 हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से आप समझिए, एक एक दो, दो दो चार, चार एक पाँच और 5 2 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस क्या बचा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये एलएचएस में
चाहिए था। बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, एल एच एस, आर एच बराबर आ गया और आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, आशा करते एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले वाले प्रश्न, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से और भी 6 नंबर में पूछा गया है 2024 के एग्जाम में। ये भी आपको 2024 में आया है, 2022 और 2020 में आया था। ठीक है, ये भी 20 में आया था, मतलब 3 साल पूछा गया प्रश्न और 2025 में आने का 100% संभावना है, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर बन गया है अब। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका भी विवरण कर लेते हैं। कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर होता है 1/10 प्लस कॉट ए, मतलब एल एच एस स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको एल एच एस लेना पड़ेगा और आर एच एस बराबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एल एच एस आपका ले लेते हैं। एल एच एस क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आपका एलएचएस हो गया। अब ध्यान समझिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ जाए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आपको सवाल आ जाए और सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए, तो जो भी पद में दिया होगा, कोई भी पद में दिया होगा, सबसे पहले ऊपर आप उसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे। मतलब कहने मतलब है कि देखिए यहाँ पर इस सवाल दिया ना, इसको आरएचएस में सिद्ध करना है, तो आरएचएस में सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि यदि इसमें जो भी पद साइन और कॉस में नहीं होंगे, तो उसको साइन और कॉस में बनाएंगे। पहला काम ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तो दोनों साइन में है, ये साइन में एक कॉस में है, इनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सेक और कॉस है, ये साइन और कॉस में है, तो इनको साइन और कॉस में बनाइए। ठीक है, तो देखिए कॉसेक का कोई एक ऐसा फॉर्मूला लगाइए, कुछ ऐसा लगाइए जिसमें क्या हो जाए, साइन बन जाए। ठीक है, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, लिख सकते हैं ना, अभी मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि 1/sin ए वो क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, माइनस का माइनस, साइन ए का साइन ए रख दीजिए। इसके हर में क्या लगा सकते हैं, किसी का हर में हम एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इस वजह। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, अब माइनस है कॉसेक ए, इसका हर में क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कीजिए आप लोग यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए, साइन एलसीएम हो जाएगा। अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा एक, एक का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा एक, माइनस एक से जब साइन में भाग करेंगे तो साइन ए बार में कटेगा, और साइन ए का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी एलसीएम, इसका एलसीएम कितना रहेगा, कॉसेक कॉस ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए से कॉस से कट जाएगा, ये हो जाएगा एक, यहाँ से करेंगे तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब आपको क्या करना, ध्यान समझिएगा। 1 - sin ए, 1 - sin स्क्वायर का लिख सकते हैं, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान समझिएगा। अभी मैंने एक सूत्र बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, एक। जो जो बच्चा एक बोला है उसका बिल्कुल सही है और बच्चा मेहनत कर रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, तो यहाँ से मैं यदि ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर का मान निकालू, मतलब कॉस स्क्वायर ए को मैं लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ ना, 1 - sin स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप देखिएगा 1 - sin स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए सूत्र से, कॉस स्क्वायर ए बटा क्या लिख सकते हैं, साइन ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 - cos क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1 - अब यहाँ से साइन का मान निकाल लीजिए, तो कॉस उधर चला जाएगा, कॉस उधर जब जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए आप लोग, यहाँ ध्यान समझिए, कॉस ए देखिएगा, कॉस दो बार है ना, तो एक कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, बटा साइन ए। ठीक है, दो बार लिख दिया। ठीक है, अब हो जाएगा साइन लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए बटा कॉस ए, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एक कॉस से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ना, गुणा में दोनों, ये साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, कॉस ए बच गया, ये बच जाएगा, इसे बच गया साइन ए, बच गया ना। अब देख कॉस ए को हम, ये हो गया ना,
ध्यान से 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ध्यान से यहाँ काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काटना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर कॉस, आप लोग जानते हैं कि साइन ए बट्टा कॉस ए होता है 10a, ठीक है। वही आपका सूत्र लगा देना है, बाकी यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से खुद ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो बाकी आशा करते हैं वो पांचों प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।